स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता और आज हम लोग यहाँ पर क्लास 10th के चैप्टर में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को आगे कंटिन्यू जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन फ्लावर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था और आज हम लोग यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ बेसिक चीजें थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि हम लोगों को रिप्रोडक्शन जो चैप्टर हम अभी करंटली पढ़ रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें बेसिकली दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया था, उसका जनरल ओवरव्यू आपको दिया था कि क्या क्या चीजें यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स यहाँ पे क्या क्या चीजें पार्टिसिपेट करेगी और क्या 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 टर्मिनोलॉजीज है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन फ्लावर स्टार्ट कर दिया था, उसको ऑलमोस्ट हमने खत्म भी कर दिया है। आज हम लोग यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें बेसिकली क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या चीजें यहाँ पर हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर हम लोगों को पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और एक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी हम लोगों को करनी है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि जो मेल और फीमेल अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर जो बेसिक हम जिसको बोल सकते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर बात करें मेल में और फीमेल में, तो क्या होगा, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन है दैट इज नोन एज टेस्टिस और फीमेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा दैट इज नोन एज ओवरी। ठीक है ना, ये तभी फंक्शनल होंगे, ये तभी काम करेंगे जब तक कि मैच्योरिटी नहीं आ जाएगी। ठीक है ना, और मैच्योरिटी कब आती है, मैच्योरिटी इन द सेंस ये है कि जो एज ऑफ मैच्योरिटी आती है गर्ल्स बॉयज में, तभी जाके ये जो मेल और फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी तभी फंक्शनलिटी में आएंगे, फंक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो मेल्स के अंदर जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी किस एज में आती है, बॉयज में 13 to 14 ईयर्स में, यानी कि बॉयज के अंदर किस एज में आ जाती है, ये आ जाती है 13 to 14 ईयर्स में। जबकि अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में ये आती है 10 to 12 ईयर्स। मतलब इस एज को हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी। थोड़ा सा गर्ल्स में जो है प्यूबर्टी थोड़ा सा जल्दी आ जाती है, मैच्योरिटी थोड़ी सी जल्दी आ जाती है, दैट्स व्हाई काफी समझदार होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, दोनों समझदार होते हैं, बट थोड़ा सा क्या है जो एज ऑफ प्यूबर्टी है वो गर्ल्स में थोड़ा सा एज कंपैरिजन टू बॉयज जल्दी आ जाती है। गर्ल्स में 10 to 12 ईयर्स में आ जाती है। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पे 13 से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे इतना जल्दी आ चुकी है। ठीक है ना, तो ये प्यूबर्टी की एज होती है, मैच्योरिटी की एज होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि जो है गर्ल्स और बॉयज में हम लोगों ने बोला प्यूबर्टी। तो देखो प्यूबर्टी एग्जैक्टली होता क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ हम ये चीजें देखने जा रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी कि जो मैच्योरिटी आती है एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो देखिए थिनर हेयर वगैरह जो है लेग्स पे, आर्म्स पे, फेसेस पे हेयर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, स्किन ऑयली होना स्टार्ट हो जाती है, स्किन पे ऑयल ग्लैंड्स जो है ऑयल सिक्रीट करना स्टार्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन एग्जैक्टली जब प्यूबर्टी की एज या मैच्योरिटी की एज जब आती है उस टाइम पर दोनों बॉयज और गर्ल्स में कुछ डिफरेंट सर्टेन चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या होते हैं और प्यूबर्टी एग्जैक्टली होती क्या है। तो देखिए बच्चों, प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जिस टाइम पर दोनों के अंदर मेल और फीमेल, एक एज है जिसके अंदर क्या होंगे, बॉयज और गर्ल्स दोनों के अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब मेल्स के अंदर टेस्टिस के अंदर स्पर्म रिप्रोडक्टिव एज ए बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बनना स्टार्ट नहीं होने की जगह हम ये बोलेंगे कि वो एज जिसमें बॉयज और गर्ल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो है डेवलपमेंट या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, उस टाइम पे सर्टेन कुछ चेंजेस आएंगे। तो देखिए प्यूबर्टी वो एज है जिस टाइम पर सेक्स हार्मोन्स या फिर मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेल्स में स्पर्म्स और फीमेल्स में ओवा, दोनों के अंदर प्रोड्यूस होना स्टार्ट होने लग जाते हैं और उसके कारण क्या होता है, बॉयज और गर्ल्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना,
तो देखिए मेल्स में क्या क्या चेंजेस, बॉयज में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही जो प्यूबर्टी की, मैच्योरिटी की एज आती है उस टाइम पे बॉडी मसल्स बनने लग जाती हैं, ठीक है ना, हाइट इंक्रीज हो जाती है, पिच, आवाज जो है उसकी, वॉइस जो है उसकी पिच लो हो जाती है, मॉस्टिक, दाढ़ी मूछे, बियर्ड वगैरह आने लग जाती है। फीमेल्स में वॉइस हाई, पिच हाई हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है those who are giving birth to their young ones, so उसके लिए जो मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह है वो सब डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ बेसिक चेंजेस है जो कि प्यूबर्टी के टाइम पर बॉयज और गर्ल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं आज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए कुछ चीजें हैं यहाँ पर हम लोगों को, हमने पढ़ा है कि ह्यूमन बींग्स में अगर आप बात करोगे तो हमारे पास जो है प्यूबर्टी की एज में मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि जो मेल और फीमेल के अंदर हमने देखा कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन बींग में है उसके अंदर दो पार्ट्स होंगे, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोगों ने ये भी देखा है, मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जैसे कि सपोज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा मेल का, दैट इज नोन एज टेस्टिस, जो कि क्या गैमेट प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म्स। इन द सेम वे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल्स के अंदर होगा ओवरी, और वो जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट, दैट इज नोन एज ओवा। ये दोनों के दोनों जब तक सेपरेट बॉडी में है, मेल की बॉडी में स्पर्म और फीमेल की बॉडी में ओवा, तब तक तो ये क्या कहलाएंगे, हम ह्यूमन बींग्स जो है ऐसा बोलेंगे कि ये हैप्लॉइड सेल्स है। लेकिन जैसे ही स्पर्म और ओवा फ्यूजन करेंगे और जाइगोट फॉर्मेशन जब करेंगे उस टाइम पे डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सी सेल का फॉर्मेशन, डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात यह है कि मेल और फीमेल जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो जाइगोट फॉर्मेशन जब हो जाता है तो ये जो ऑर्गन्स जिसने मेल और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस किया, यानी कि मेल टेस्टिस और फीमेल्स के अंदर ओवरी, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, गोनेट्स, ठीक है ना। यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का वो पार्ट, वो ऑर्गन्स जो गैमेट प्रोड्यूस करता है, ये क्या गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पर्म और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ओवा। तो ये तो गैमेट्स हो जाएंगे, और जो ऑर्गन इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, गोनेट्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं क्योंकि मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स है वो टोटली क्या है, सेपरेट हैं। जबकि कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक अर्थवर्म की हम बात कर लेते हैं। अर्थवर्म जो है यहाँ पर बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है। क्यों करता है बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो, क्योंकि उसी के सेम बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। सेम बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होने के कारण अर्थवर्म जो है बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आज। सबसे पहले आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर दो पोर्शंस होते हैं। सबसे पहली बात, वो पार्ट जो कि गैमेट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल्स का जो कि गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा जो उस गैमेट को आगे की तरफ डिलीवरी करेगा, यानी कि उसको आगे की तरफ भेजेगा जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है कि देखिए हमने यहाँ पे बोला कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट है। कौन कौन से, पहला पार्ट प्राइमरी रिप्रोडक्टिव और दूसरा पार्ट सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप लोग किसको कहेंगे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होगा जिसके अंदर जो एग्जैक्टली मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, दैट इज टेस्टिस। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनको कहेंगे जो स्पर्म को आगे की तरफ डिलीवर कर रहा है, आगे की तरफ भेज रहा है, जहां पर फर्टिलाइजेशन होने वाला है और जाइगोट फॉर्मेशन होने वाला है। वहां पर उन सारे पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट जैसे कि वास डेफरेंस, वासा एफरेंशिया, यूरेथ्रा, पेनिस, ये सब क्या होंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर आएंगे, जो कि स्पर्म को फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्ट्स हो गए। अब हम लोग यहाँ पर फॉलोइंग ऑर्गन्स की स्टडी करने जा रहे हैं। ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डायग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे। उसके पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग एक एक करके
स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, दैट इज नोन एज टेस्टिस, ठीक है ना। टेस्टिस यानी कि एक पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है ना। R1 पेयर एक ही पेयर है, लाइज इन द स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होगा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, सिंगुलर फॉर्म में इसको टेस्टिस भी यहाँ पे है, यानी कि एक टेस्टिस जो है एक पेयर है जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, देखिए आप तो डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑर्गन आपको दिख रहा है, यानी कि इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये टेस्टिस है, ये कहां पर है, इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं, देखिए एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये देखिए, जिसको हमने क्या बोला है, स्क्रोटम, ठीक है ना। तो टेस्टिस किसके अंदर है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज्ड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, देखिए बेसिकली टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन देखते हैं। इसका फंक्शन होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना, यानी कि टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से, पहला तो क्या करना, स्पर्म प्रोड्यूस करना, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करना, दो इसके फंक्शंस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेस्टिस के बारे में मैंने बताया, इनके दो फंक्शन के बारे में बताया। अब टेस्टिस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज्ड है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। अब स्क्रोटम मैंने डायग्राम में दिखाया, बेसिकली स्क्रोटम होता क्या है, स्क्रोटम एक ऐसा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि वहां के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर कम करके रखता है, क्योंकि स्पर्म को प्रोड्यूस होने के लिए कूलर कोल्डर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वो कम करके रखता है, ताकि इतने कम टेम्परेचर में कोल्डर एनवायरनमेंट में स्पर्म फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। तो डायग्राम में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये टेस्टिस, इसके ऊपर बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखा है स्क्रोटम, ये स्क्रोटम इसके टेम्परेचर को क्या रखता है, 2 से 3 डिग्री कम रखता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर ये कम रखता है, ठीक है ना। दो ऑर्गन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड जो ऑर्गन है एपिडाइडमिस, ये कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस से ही अटैच रहता है। इसका फंक्शन क्या है, ये स्पर्म को स्टोर करके रखता है इनसाइड द एपिडाइडमिस। द स्पर्म बिकम मैच्योर एंड डेवलप मोटिलिटी, यहीं पे स्पर्म डेवलप होता है, मैच्योर होता है और मोटाइल मतलब मोशन करना स्टार्ट करता है। डायग्राम में देखते हैं आपको एपिडाइडमिस कहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए टेस्टिस के ऊपर मैं आपको दूसरे पेन यूज करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा शो हो। देखिए टेस्टिस के अंदर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आई होप आप लोगों को अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है ना। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला है, एपिडाइडमिस। ये नाम यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है। एपिडाइडमिस वो एरिया है जो कि यहाँ पर टेस्टिस से बनने वाले जितने भी स्पर्म है वो तुरंत कहाँ मूव करके जाते हैं, एपिडाइडमिस पर, यहीं स्टोर होते हैं, यहीं पे बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं और मोटाइल यानी कि मोशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गन की अगर आप बात करेंगे तो देखिए नेक्स्ट क्या है, vas deferens. The sperms are carried by long tube called vas deferens or sperm duct into the organs called seminal vesicles where the sperm got nourished and stored. अब डायग्राम के अंदर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, आप लोगों को नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर दिखेगा। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक एक करके हर एक ऑर्गन की स्टडी करते जा रहे हैं। अब देखिए आगे की तरफ आप देखेंगे एपिडाइडमिस के बाद सीधे के सीधे स्पर्म, एक लॉन्ग ट्यूब आपको दिखेगी। ये देखिए लॉन्ग ट्यूब जिसका नाम क्या है, वास डेफरेंस, ठीक है ना। एपिडाइडमिस हमने पढ़ लिया, टेस्टिस हमने पढ़ लिया, स्क्रोटम हमने पढ़ लिया, वास डेफरेंस भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। इस लॉन्ग ट्यूब में देखिए कितनी लंबी ट्यूब जा रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ आने के बाद में बीच में एक स्ट्रक्चर दिखेगा बच्चों आप लोगों को, सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल की हेल्प से स्पर्म जो है
यहाँ पे दोनों सेमिनल वेसिकल, यहाँ सेमिनल वेसिकल और इधर से वाज डेफरेंस, दोनों मिला के स्पर्म को कहाँ तक लेके आएंगे, वाज डेफरेंस ट्यूब के थ्रू स्पर्म यहाँ तक आ जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा एग्जैक्टली कि यहाँ पर स्पर्म आते हैं, सेमिनल वेसिकल भी उसमें हेल्प करता है। यहाँ पर स्पर्म को क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है और क्या मिलता है, वो कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाते हैं, मतलब उनको एनर्जी एज ए न्यूट्रिशनल मटेरियल यहाँ पर मिलता है। कहाँ पर, वाज डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन है बच्चों यूरेथ्रा, कॉमन डक्ट फॉर द पैसेज। देखिए यूरेथ्रा के बारे में हम लोगों ने जो है लास्ट चैप्टर उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था। कौन सा चैप्टर, जब मैंने आप लोगों को लाइफ प्रोसेस के अंदर एक्सक्रीशन पढ़ाया था, तब मैंने किडनी का स्ट्रक्चर आपको बताया था कि कैसे आप लोगों के पास यहाँ पर क्या था, किडनी, बीन लाइक स्ट्रक्चर, इसमें से क्या निकलती है, दो यूरेटर, यहाँ पे क्या रहता है, यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पर क्या रहता है, यूरेथ्रा। ठीक है ना। तो यूरिन पार्शियली कुछ टाइम के लिए यहाँ पर स्टोर होता है और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। तो हम किसकी स्टडी करने जा रहे हैं, इसी यूरेथ्रा की स्टडी करने जा रहे हैं। ये यूरेथ्रा कॉमन डक्ट है जो कि दो चीजों को कैरी करेगा, एक तो यूरिन को कैरी करेगा और स्पर्म को भी कैरी करेगा। ठीक है ना, यानी कि कॉमन डक्ट फॉर द पैसेज ऑफ बोथ यूरिन एंड स्पर्मेटिक फ्लूइड, यानी कि स्पर्म के साथ जो भी फ्लूइड आएगा उसको भी कैरी करेगा। यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म, यूरेथ्रा भी देखिए यूरिन को तो बॉडी से आउट कर देगा, लेकिन स्पर्म को यूरेथ्रा कहाँ लेके जाएगा, तो यूरेथ्रा स्पर्म को आगे पेनिस के पास फॉरवर्ड करेगा, जो कि मेन जेनिटल पोर है, जिसके थ्रू स्पर्म क्या होगा, आगे की तरफ फ्यूजन के लिए जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में क्लियरली आपको दिखेगा, यहाँ तक स्पर्म्स आ चुके थे। देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे यूरिन स्टोर होगा, उसके बाद यूरिन यहाँ से आएगा और यहाँ से कौन आया है, स्पर्म, दोनों के दोनों बच्चों आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको कॉमन पैसेज दिख रहा है क्या, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू तो क्या होगा, यूरिन बॉडी से आउट चला जाएगा और स्पर्म कहाँ पे आएंगे, पेनिस के पास यहाँ पर आ जाएंगे, पेनिस के पास यहाँ पर स्टोर रहेंगे। ठीक है ना। और क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद फाइनली वो यहाँ पे आके कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाएंगे। ठीक है ना। रास्ते में आपको यहाँ पर दिखा एनस, एनस के थ्रू ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन वाले पार्ट में, जो कि किस में हेल्प करेगा, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आउट करने में, इजेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज और दिखेगी, हम लोगों ने यहाँ पर यूरेथ्रा के थ्रू मैंने आपको बताया यूरिनरी ब्लैडर में जो भी यूरिन स्टोर है, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से आउट हो जाएगा और स्पर्म पेनिस तक आके रुक जाएगा। तब आगे उसको कहाँ जाना है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पेनिस के बारे में देखते हैं। पेनिस जो है फॉर्म द एक्सटर्नल मेन जेनिटल ऑर्गन, यानी कि मेल्स के अंदर जो है मेन जेनिटल ऑर्गन है, जो कि क्या करता है, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसके ऊपर थिक मस्कुलर मसल्स की वॉल है, जो कि बेसिकली क्या करेगा, स्पर्म को आगे की तरफ भेजेगा, जहां पर एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पे फर्टिलाइजेशन करना है। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, डायग्राम में आप लोग देखेंगे कि यहाँ के आने के बाद स्पर्म जो है फर्टिलाइजेशन के लिए जो होगा फीमेल बॉडी के एग के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। अब बच्चों ये सारे पार्ट्स की स्टडी तो आप लोगों ने कर ली, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या, हम लोगों ने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में स्टडी नहीं किया। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बच्चों आप लोगों को कुछ ग्लैंड दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ, एक ग्लैंड आपको यहाँ दिख रहा है, कहाँ पर, एक ग्लैंड आपको यहाँ दिख रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, एक ग्लैंड यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है ना। तो इनको हम क्या बोलेंगे, एसेसरी ग्लैंड्स या एसेसरी डक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट, एसेसरी मतलब जरूरी, जरूरी वो डक्ट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, उसके बिना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म जो होंगे आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। ठीक है। मेल्स के अंदर कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड्स है उनके स्टडी करते हैं। हम सेमिनल वेसिकल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखा था हम लोगों ने, डायग्राम में कुछ इस तरीके से आया था।
इस तरीके का सेमिनल वेसिकल था जो कि कहाँ आ रहा था, वास डेफरेंस से जब स्पर्म कैरी होके आ रहे थे तो रास्ते में सेमिनल वेसिकल था जो कि स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, एक फ्लूइड प्रोवाइड करता है, एक फ्लूइड सेक्रीट करता है जो कि स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद डायग्राम में मैंने आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाया। प्रोस्टेट ग्लैंड बच्चों एक ऐसा फ्लूइड सिक्रीट करता है किसमें, डायरेक्ट यूरेथ्रा में सिक्रीट करता है, जिसकी हेल्प से साथ साथ में इस सेमिनल वेसिकल ने जो भी फ्लूइड सिक्रीट किया है, इसी फ्लूइड के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जो कि यूरेथ्रा में डायरेक्टली उसको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है ना। एक है बच्चों काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में ही काउपर्स ग्लैंड है। काउपर्स ग्लैंड आर वन पेयर, एक पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है जो कि बेटा एक लिक्विड तो सिक्रीट करेगा लेकिन उसका नेचर कैसा होगा, एल्केलाइन बेसिक उसका नेचर होगा, जो कि क्या करेगा, क्योंकि हमें पता है यूरेथ्रा में यूरिन आएगा तो उसकी वजह से उसका मीडियम एसिडिक हो जाएगा। उस एसिडिक मीडियम को, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक बनाने के लिए हम वहां पर क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वहां पे क्या करेंगे, बेस यूज करेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एसिड प्लस बेस से क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या होगा, ये काउपर ग्लैंड एक फ्लूइड सिक्रीट करेगा जिसका नेचर बेसिक होगा। तो यूरेथ्रा में जब स्पर्म आ रहा है तो उसका नेचर वहां से क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। उस एसिडिक में ये काउपर्स ग्लैंड बेसिक फ्लूइड डाल देगा तो एसिड और बेस मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और साथ साथ में यूरेथ्रा भी लुब्रिकेट हो जाएगा ताकि आसानी से क्या होगा, स्पर्म आगे की तरफ कैरी हो जाएगा और वहां पर वो लिक्विड मटेरियल उसको, जो कि स्पर्म जो है उनको आगे मोटाइल करवाने के लिए, आगे भेजने के लिए फ्लूइड की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी स्टडी कर ली। अब देखते हैं सीमेन के बारे में। ठीक है ना, सीमेन होता क्या है एग्जैक्टली, द फ्लूइड इजेक्टिकुलेटेड थ्रू पेनिस। पेनिस जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसके थ्रू एक फ्लूइड सिक्रीट होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर, कितना 3 to 4 ml। और एग्जैक्टली इसका अगर अपन फॉर्मूला देखें तो सीमेन में होता क्या है, सीमेन के अंदर सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म के साथ जो फ्लूइड होता है। अब स्पर्म में कौन कौन सा, तो हमने देखा था स्पर्म के अंदर स्पर्म को कितने कितने फ्लूइड में मिक्स हुआ था, एक हुआ था, देखिए एक तो किसने सिक्रीट किया था, एक किया था सेमिनल वेसिकल ने, दूसरा किया था प्रोस्टेट ग्लैंड ने, और तीसरा किया था काउपर्स ग्लैंड ने। इट इज काउपर्स ग्लैंड। ठीक है ना, इन तीनों ने क्या किया था, एक लिक्विड मटेरियल फ्लूइड सिक्रेट किया था जिसको अपन ने क्या बोला, स्पर्म सेमिनल फ्लूइड। साथ साथ में सेमिनल वेसिकल जो था उस मतलब जब भी सेमिनल वेसिकल नहीं सेमिनल फ्लूइड, ये क्या क्या होगा, सीमेन किस किस का कॉम्बिनेशन है, सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म सेमिनल फ्लूइड। स्पर्म के अंदर कौन कौन सा सेमिनल फ्लूइड है, तो हमने बता दिया सेमिनल वेसिकल से तो निकलेगा सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड से मिलेगा स्पर्म को जो फ्लूइड हमने उसमें जो सिक्रीट हुआ था, ये सारे फ्लूइड मिलके क्या बनाएंगे, वहां पे सीमेन बनाएंगे। और एग्जैक्टली ये क्या करते हैं, ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आसानी से सिंक होता हुआ तैरता हुआ आगे चला जाए। ठीक है ना, तो ये सारे, और इसके साथ में उसको नरिशमेंट न्यूट्रिशन देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था सीमेन लिक्विड जो कि 3 to 4 ml के अमाउंट में पेनिस के थ्रू इजेक्टिकुलेट होता है, रिलीज होता है। ठीक है ना, तो ये था सीमेन। उसके बाद देखिए बच्चों इसके फंक्शन क्या है, सीमेन के एग्जैक्टली फंक्शन क्या है, क्यों हो रहा है, तो मैंने अभी बताया ताकि स्पर्म को क्या मिल जाए, न्यूट्रिशन, और वो एक्टिवेट हो जाए, सो रेस्ट से मोशन में आ जाएंगे। और मैंने ये भी बताया यूरेथ्रा में आने के बाद जो है स्पर्म एसिडिक हो जाते हैं तो काउपर्स ग्लैंड वहां पे लिक्विड मटेरियल सिक्रीट करता है, वो फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसका नेचर एल्केलाइन होता है। तो एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक यूरेथ्रा को, एसिडिक मीडियम को एल्केलाइन में मिक्स करके बेसिक बना देंगे। अब एग्जैक्टली स्पर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 20 to 200 मिलियन पर ml, 1 ml में 1 ml में लगभग 20 से 200 मिलियन या 300 से 600 मिलियन इजेक्टिकुलेट यानी कि इतने रिलीज होता है। इंक्रीज नंबर ऑफ स्पर्म सेल्स इन द सीमेन इंक्रीज स्पर्म
competitiveness and should not be considered as biological waste। अगर इससे ज्यादा भी स्पर्म रिलीज हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बायोलॉजिकल वेस्ट होंगे, अगर ज्यादा रिलीज होता है तो वेस्ट के अंदर कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। लाइफ स्पैन कितना होता है, कहने का मतलब है जब पेनिस से आने के बाद जब ये रिलीज हो जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवा के पास जब ये जाते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो फीमेल जेनिटलिया के अंदर इनका जो लाइफ स्पैन होता है 24 से 48 आवर्स, यानी कि आप बोल सकते हो 1 से 2 दिन का इनका क्या होता है वहां पर लाइफ स्पैन होता है फीमेल बॉडी के अंदर। उस 1 से 2 दिन के साथ ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म किसके साथ, ओवा के साथ फ्यूज करके क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये उसका लाइफ स्पैन है। तो स्पर्म कुछ इस तरीके से दिखता है। तो देखिए ये उसका एक्रोसोम पार्ट है, हेड वाला पार्ट, ये हेड है। इस हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस होगा, गोल्जी बॉडीज होती है, ये बीच का नेक पार्ट है, और यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्पर्म को आगे मूव ऑन करने में हेल्प करते हैं, मोशन करने में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये इसका मिड पीस है, ठीक है ना, नेक बोल सकते हैं। के अलावा यहाँ से यहाँ तक का जो पीछे इतना बड़ा पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, टेल है। मिड पीस के अंदर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो जो मिड पीस है वो स्पर्म को क्या प्रोवाइड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। लास्ट ये टेल है, काफी पतली सी टेल आपको दिख रही है, ये इसको तुरंत जल्दी जल्दी स्विम करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। आगे जो एक्रोसोम वाला पार्ट है, यही वाला जो पार्ट है वो किसके पास जाएगा, ये ओवा है, ये ओवा के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा और जाइगोट फॉर्मेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का स्पर्म का एक जनरल डायग्राम। और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज हमने स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्यूबर्टी, चेंजेस इन गर्ल्स एंड बॉयज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, उन सबको डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेन किया विद एक्सेसरी ग्लैंड्स, और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर स्पर्म के बारे में, सीमेन के बारे में भी स्टडी किया। आई होप आप लोगों को सब चीजें समझ में आई होगी। तो मैंने काफी इजी वे में, डीप वे में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग इसको अच्छे से पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करिए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़िए, इसको अच्छे से समझिए, डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बोर्ड लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड इसको कवर करता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम लोग मिलते हैं फिर से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करिए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम लोग को थोड़ी सी आप लोगों से क्या मिलती रहे, एनर्जी मिलती रहे, मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोगों के मोटिवेशन से तो हम लोग इस एनर्जी पे ये चीजें बना पाते हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी एनर्जी के साथ देखेंगे, हमें बूस्ट अप करेंगे, तो हम लोग और अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए इसी तरीके से लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ें इस लेक्चर को, बने रहे ईडी एकेडमी के साथ और कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडीज को। ओके, थैंक यू।